नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का विषय ये लिया है कि 2025 के अंदर गुड़गांव रियल एस्टेट की कीमतों के ऊपर क्या प्रभाव होने जा रहा है। एक आम ग्राहक आज इस दुविधा में फंसा हुआ है कि क्या ये संपत्ति खरीदने का कोई समय ठीक उचित समय है या कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन करने में भलाई है या फिर यहाँ से नए दौर की शुरुआत हो रही है। क्या करना चाहिए ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर, क्योंकि कीमतें उनके हक में नहीं हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल गई हैं। जो कीमतें 2022 के अंदर 5 से साढ़े 5,000 रुपये फुट की थी, आज वो कीमतें 14 से 15,000 रुपये फुट के ऊपर हो गई हैं। मैं यहाँ पर न्यू गुड़गांव के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर चीज़ें जैसे तेज़ी से चेंज होती जा रही हैं, तो एक आम आदमी जिसको एक अदद घर की तलाश है, वो कन्फ्यूज़न की स्टेज में आके खड़ा हो गया है कि हमारे को डिसीज़न कब लेना है। इसी को कवर करते हुए ये वीडियो बनाने की कोशिश करी गई है। सबकी अपनी ओपिनियन होती है, मेरी अपनी भी कुछ ओपिनियन है, जो मैं यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। प्रयास करूँगा कि मैं आपको तर्कसंगत चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, ताकि आप एक उचित उसमें से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि आप भी अपना स्टैंड हम हमारे साथ साझा करें, ताकि जिस जगह हमारा ध्यान नहीं गया है, शायद आपकी तरफ से भी एक इम्पोर्टेंट इनपुट हमारे को मिल जाए। मैं आपका धन्यवाद एडवांस में करना चाहूँगा। साथ ही अनुरोध भी करना चाहूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि कोशिश करी है कि काफ़ी ऐसे पहलुओं को छूने की कोशिश करी है, जिस पर अभी शायद ध्यान ना किया गया हो। तो शुरुआत करते हैं विस्तार से। रियल एस्टेट एक कॉम्प्लेक्स मार्केट है, जिसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, तो 2022, 2023 और 2024 की शुरुआत के अंदर मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे और इंगित किया था कि बाजार के अंदर तेजी का रुख बना रहेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे-जैसे वहाँ बातचीत करी गई थी, लगभग वैसी ही चीज़ें हूबहू होती हुई बाजार के अंदर घटित होती हुई दिखाई दे गई। क्योंकि उसका कारण हमें एक स्पष्ट समझ में आ रहा था कि जब हम लोग कोरोना के बाद से बाहर सीधे निकले थे, फेज़ से बाहर, तो बहुत से लोगों ने, खास करके जो संयुक्त परिवार थे, वो विभाजित होके अपनों को बचाने के लिए नए घर की तलाश में निकल पड़े थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली एनसीआर के अंदर, चाहे वो गुड़गांव था, नोएडा था, फरीदाबाद या ग्रेटर नोएडा, लोगों ने स्प्लिट अपने परिवार की शुरुआत कर दी थी, ताकि परिवार में कोई दुर्घटना होने की वजह से कम परिवार बचा रहे, सदस्य बचे रहे। उस खौफ के अंदर खास करके जो दिल्ली के अंदर संयुक्त परिवार थे, वो स्प्लिट हुए, जिनकी फैक्ट्री एरिया अगर बावल, भिवाड़ी, धारूहेड़ा या अगल-बगल में कारियाबारी क्षेत्र था, उन लोगों ने जमकर खरीदारी करी। जिसका नतीजा ये रहा कि जितना बना हुआ माल 2015 से 2019 तक की फ्लोटिंग इन्वेंट्री थी, वो सारी की सारी स्वैप हो गई। आज बाजार के अंदर निवेशक नए प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा प्रॉपर्टी है, जो बनी हुई प्रॉपर्टी है, उसमें माल की उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है। यानी कि अगर हमें बना हुआ माल चाहिए, तो उसकी किल्लत अब दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और नतीजा ये है कि वहाँ पर सप्लाई के ऊपर दबाव है और कीमत ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वर्तमान में बाजार के अंदर 2 प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं डायरेक्ट बुकिंग के अंदर, क्योंकि ये भी मैं पहलू छूना चाहूँगा। कई कस्टमर्स पूछते हैं कि क्यों ना हम नई बुकिंग के साथ जाएँ, जहाँ पर हम अपना पैसा निवेश कर सकें। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, बाजार में 2 प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला, दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले फ्लोर, जिनकी कीमत लोकेशन के हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में चल रही है और कुछ प्रोमिनेंट लोकेशन पे 2.5 करोड़ रुपए तक की चल रही है, जिसमें सामान्यतः प्लॉट का साइज 130 गज से लेके 175 गज के बीच में आ रहा है। कुछ लोग उस प्रोडक्ट को लेके खुश हैं, कुछ लोग समझते हैं कि इसमें सामान रखने की या पर्याप्त स्थान की कमी उनको महसूस देती है। वहीं दूसरी चीज में आते हैं, अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट आते हैं। अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट के मामले में बात करना चाहूंगा कि जितने भी नई लॉन्चिंग आ रही है, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे के आजू बाजू आ रही है, शहर के अंदर आ रही है या न्यू गुड़गांव के अंदर आ रही है, यहाँ पर हाई एंड प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो अपराइज 40 मंजिल से लेके 55 मंजिल तक भी जा रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट तो 60 मंजिल तक भी जा रहे हैं। लेकिन इनका प्राइस
15,000 रुपये फुट के आजू बाजू चल रहा है। कई लोगों को ये प्राइस तर्कसंगत नहीं लगते हैं, लेकिन मैं इसी चीज के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा कि ये तर्कसंगत क्यों है और कैसे इसको बिल्डर आइडेंटिफाई करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी चीज को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनपुट कॉस्ट आती है, लागत मूल्य आती है। तो इसमें कुछ हेड्स मैं चेंज करना चाहूंगा और जो मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। वर्तमान में मैं उदाहरण ले रहा हूं सेक्टर 80 गुड़गांव के अंदर। ये न्यू गुड़गांव के अंदर पड़ता है और वर्तमान में यहाँ पर जमीन की जो कीमत का भाव है वो लगभग 40 करोड़ रुपए एकड़ का चल रहा है। 40 करोड़ रुपए एकड़ के अंदर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, बिल्टअप एफएआर से परमिसिबल एफएआर अगर मिलती है वो 75,000 स्क्वायर फीट के करीब मिलती है। अगर मैं इसको एवरेज आउट करता हूं तो 5,333 रुपए स्क्वायर फीट की कच्ची जमीन बिल्डर के पास पड़ रही है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ इनपुट कॉस्ट और भी जुड़ते हैं, जैसे रजिस्ट्री 7% की लगती है, लाइसेंस फी जिसे हम ईडीसी आईडीसी के नाम से जानते हैं वो लगभग 450 रुपए फुट के करीब की आती है। रजिस्ट्रेशन का अगर मैं लेता हूं आइडिया तो 373 रुपए स्क्वायर फीट की आती है। इसके अलावा क्योंकि जब इतनी महंगी जमीन खरीदी गई है तो बिल्डर को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अप स्केल बनानी पड़ेगी, जो सामान्यतः 2400 से 2500 रुपए स्क्वायर फीट के करीब जाती है। वहीं क्योंकि एक प्रोडक्ट आज से 5 साल बनने में लेगा, तो इन्फ्लेशन कॉस्ट अगर मैं 6 से 6.25% लेता हूं तो इस लागत मूल्य के ऊपर लगभग 740 रुपए की इन्फ्लेशन कॉस्ट भी जोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा मार्केटिंग के एक्सपेंडिचर भी आएंगे, जिसके अंदर डिस्काउंट्स भी आएंगे, जिसके अंदर ब्रोकरेजेस भी आएंगे और मीडिया के खर्चे भी आएंगे। तो सामान्यतः ये 8 से 10% होते हैं। अगर मैं 8% लेता हूं तो कहीं ना कहीं 900 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा ये एड ऑन आता है, जिसमें सैंपल की भी कीमत आ जाती है। इसके अलावा जब इतना सब खर्चा कर लिया है तो प्रॉफिट के ऊपर भी हम बात करते हैं, तो बिल्डर का प्रॉफिट जो है 30% का होना चाहिए, तभी वो इस चीज को स्क्वायर ऑफ कर पाएगा। कल को कोई लाइबिलिटी, कल को कोई अनफोर्सिन खर्चे भी आते हैं तो मीट आउट करने के लिए इतना स्पेस लेके चलना पड़ेगा। इन सबको जोड़ने के बाद 13,500 रुपए फुट का घर के अंदर ये चीज प्रोडक्ट आती है। अब वो लोकेशन टू लोकेशन और बिल्डर की अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन का रेट ऊपर और नीचे जा सकता है। इसीलिए हमें नए बाजार के अंदर 13,500 से लेके 18,000 रुपए स्क्वायर फीट की माल की लॉन्चिंग दिखाई दे रही है, जिसके अंदर बिल्डर सामान्यतः 30-40-30 का पेमेंट प्लान लेके आ रहा है। यानी कि इनपुट कॉस्ट 30% की वो लैंड की कॉस्ट निकाल रहा है, कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है किसी एक सर्टेन लेवल तक, तब वो 40% की डिमांड कर रहा है। यानी पॉकेट से पैसा सारा का सारा बिल्डर का ही लग रहा है। तो ये अगर हम लोग इसको समझेंगे इनपुट कॉस्ट को, तो ये रेट हमारे को ठीक तरीके से समझ में आते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, बाजार ऋण दर। अभी 2 दिन पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी हमारी डिक्लेयर करी गई है, जिसके अंदर आरबीआई ने विशेषकर आम ऋण दर के ऊपर कोई छूट नहीं दी है, लेकिन सीआरआर रेशो के ऊपर 50 पॉइंट्स का डिक्रीज कर दिया है, जिसका इंपैक्ट ये है लगभग 1.25 ट्रिलियन रुपया भारतीय बाजार के अंदर उसकी तरलता आ जाएगी, जिससे बैंकों के पास अतिरिक्त धन की प्रबंध हो गया है और वो ऋण देने के लिए बाजार में तत्पर रहेंगे। ये 1.25 ट्रिलियन रुपया बहुत बड़ा होता है, जो ईंधन का काम करेगा डिमांड को बढ़ाने के लिए। तीसरा प्रमुख कारण रहेगा हमारा पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक गति से बढ़ने वाली जीडीपी ग्रोथ रेट। आरबीआई के अनुमान के हिसाब से 7.25% का अनुमान मौद्रिक नीति के अंदर हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर लगाया गया है। वहीं सरकार का जो अपना डिपार्टमेंट है वो 6.5% से ऊपर का अनुमान लगा रहा है। कुल मिला के ये पूरे विश्व के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के अंदर बन रही है, जिसकी वजह से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, कमाई आएगी तो वो निवेश भी बढ़ेगा इसके अंदर। चौथा अति महत्वपूर्ण जिसे हम लोग बिंदु पे भी ध्यान देना चाहेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन। आज अगर हम लोग केंद्र के अंदर सरकार देखते हैं वहां पर भी स्थिरता है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट जो कि सेम पार्टी से आई है, यहाँ पर भी फुल मेजोरिटी के अंदर हमारे पास स्टेट सरकार, राज्य सरकार आई है, जिसकी वजह से काम के अंदर केंद्र में होने की वजह से और स्टेट के होने की वजह से आपस में तालमेल बेहतर तरीके से बैठेगा
और द्रुत गति से यहाँ पर चीजों का क्रियान्वयन होते हुए दिखाई देगा। इसके बाद सबसे अंतिम में एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, और ये बड़ा डिटेलिंग है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदु मैं यहाँ पर उसके बारे में बातचीत करना चाह रहा हूँ। 2025 का यूनियन बजट है। इसके अंदर सबसे पहले हमारी निगाह रहेगी आरआरटीएस, जिसे हम रैपिड मेट्रो के नाम से जानते हैं, जो पिछले 8 साल से लटकी हुई परियोजना है और जो दिल्ली से अलवर के लिए जाएगी। हमारे पास प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार की तरफ से टेंडर प्रक्रिया के कागज पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, लेकिन बजट का इंतजाम किया जा रहा है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं 2025 फरवरी के अंदर जब भी यूनियन बजट आएगा, तो दिल्ली अलवर कॉरिडोर के लिए फेज 1 के लिए दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से लेके धारूहेड़ा के लिए यहाँ पर फंड्स का एलोकेशन किया जाएगा, ताकि अगले 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है कि इस ट्रेन की घोषणा कर दी जाए। जैसे ही घोषणा करी जाएगी, उसका सकारात्मक असर कीमतों के ऊपर पड़ना तय है। दूसरा, बहुत कम लोग जानते हैं इस समय कि गुड़गांव के अंदर एक नए मास्टर प्लान की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वर्तमान में जो मास्टर प्लान है, इसके अंदर अधिकतर लैंड स्वैप हो चुकी है, वो खरीदी जा चुकी है और जमीनें आसमान को छू रही हैं। लेकिन सरकार अगले 20 साल की प्लानिंग करती है, तो 2051 का मास्टर प्लान लगने जा रहा है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वर्तमान में इसको पटौदी हेली मंडी के नाम से दिया गया है। और ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो लोग गुड़गांव के बाशिंदे हैं वो जानते हैं कि गुड़गांव के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को विभाजित कर दिया गया था आज से 3 या 4 साल पहले। टोल से पहले उसको एमसीजी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव का नाम दिया गया था, और टोल के बाद के एरिया को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर दिया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कम से कम 10 लाख या उससे ऊपर की आबादी के ऊपर बनता है। तो न्यू गुड़गांव के अंदर अभी भी 10 लाख की आबादी शायद मेरी जानकारी में नहीं है। वहीं सरकार जो है इसका विस्तार करेगी। फिलहाल ये मास्टर प्लान जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके ऊपर पटौदी हेली मंडी लिखा गया है। हो सकता है इसका कुछ नया नाम दिया जाए और इसमें नए सेक्टर जोड़े जाए। इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस मास्टर प्लान की पहली कड़ी में आप लोगों ने देखा होगा, सिग्नेचर का प्रोडक्ट आया है सिदरावली के अंदर सिटी ऑफ कलर्स के नाम से। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद और नई सरकार के गठन होने के बाद धारूहेड़ा की जमीनों के अंदर आग लग गई है। ये मास्टर प्लान केएमपी से आगे निकलते हुए बिनोला गांव और बिनोला गांव से लेते हुए सिदरावली तक लगा हुआ है। इसके अंदर कुल 25,000 हेक्टेयर की जमीन के ऊपर डेवलपमेंट आना सुनिश्चित हुआ है। ये इतना बड़ा लैंड पार्सल है, जो चंडीगढ़ से 4 गुना बड़ा साइज में है और गुड़गांव से थोड़ा छोटा शहर है। यानी अगली स्वर्ण खान जो है, हमारी गोल्ड माइन जो एरिया है, वही सारा एरिया है। इसको मैं बाद में दोबारा डिटेल में छूंगा दूसरे वीडियो के अंदर। फिलहाल आप ये देखिए और इसके ऊपर रिसर्च कीजिए अपनी अपनी। आज 9 दिसंबर 2024 के अंदर अखबार के अंदर न्यूज बन गई है, पंचगांव के पास के अंदर 3,000 एकड़ के अंदर नया आईएमटी पंचगांव के नाम से सरकार ने विकसित करने का ऐलान कर दिया है, जिसे 2 चरणों में 1700 और 1300 एकड़ के अंदर डेवलप किया जाएगा। ये जमीन हमारी केएमपी के साथ लगते हुए कॉरिडोर के ऊपर डेवलपमेंट आ रही है। चौथा, इसी पंचगांव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारे पास ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाना शुरू कर दिया है, जो पलवल से होते हुए केएमपी के साथ साथ लगते हुए मानेसर और आगे सोनीपत तक जा रहा है। इसके अलावा आईएसबीटी सेक्टर 84 के अंदर भी सरकार इस बजट के अंदर जरूर घोषणा करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो आईएसबीटी है, इंटर स्टेट बस टर्मिनस, वो सेक्टर 84 या सेंट्रल पेरिफेरी के पास में बनता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के ये छोटे छोटे भी हम लोगों ने ग्रोथ पैटर्न को पकड़ा है और इन चीजों को कवर करने की कोशिश करी है। तो सरकार की तरफ से सारे ग्रीन सिग्नल हैं। बाजार के अंदर तेजी की बहार रहेगी। समस्या क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं। समस्या यहां पर यह आ रही है कि एक आम आदमी जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के बजट के अंदर कुछ चीज लेना चाह रहा है, उसके लिए वर्तमान में न्यू गुड़गांव जैसे शहर के अंदर भी कोई महत्वपूर्ण विकल्प नहीं बचा है। और इसी असमंजस की स्थिति में वो ये फैसला करने लगा है कि शायद मैं इसको डिसीजन को टालूं, ये मेरे फेवर में जाएगा। लेकिन जिस हिसाब की ग्रोथ रेट आ रही है
उस हिसाब से मुझे ये चीजें ठीक प्रतीत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कारण है समय से उठाया हुआ कदम आपके फेवर में जाएगा। कीमतें अगर ऊपर भी नहीं बढ़ी तो स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी तो भी आप ये देखिए कि आप खरीदने की स्थिति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। साथ ही दूसरा एक नकारात्मक पहलू भी पे भी ध्यान डालना चाहूंगा कि वर्तमान में बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ बाजार के अंदर लॉन्च हो गए हैं, जिससे खुद कस्टमर कंफ्यूज हो गया है किस प्रोजेक्ट के अंदर लें किस प्रोजेक्ट के अंदर ना लें। कहीं ना कहीं ये 2014 वाली सिचुएशन बन गई है, जब प्राइस अपने चरम पर थे और ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च होने की वजह से सप्लाई ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से कीमतें नीचे टम्बल डाउन हो गई थी। तो ये सारा साइकोलॉजिकल गेम है। जब चीज हम खरीद पाते हैं तो हमें वो सस्ती लगती है, जब चीज खरीद नहीं पाते हैं तो हम उसको महंगा मान के छोड़ना या अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चीजें उससे बदलने वाली नहीं है। मैं इस वीडियो का समापन यहाँ पर कर रहा हूँ। अगले वीडियो में जो लोग 1.5 करोड़ रुपए तक के बजट में देख रहे हैं उनको इस समय क्या करना चाहिए, वो अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। आपके किसी प्रकार के सवाल जवाब हो सकते हैं, आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरे दूरभाष संख्या 9899124305। धन्यवाद।